Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today, I will explain you how you can solve the function analysis questions with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Kirk, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the complete solution of the GATE 2026 Mathematics all with the help of the shortcut tricks. You can follow and subscribe my channel so that you can get the notification when I upload the next video. Now, if you look about the first question is said about the bounded 1-1 inverse. Second question is related to the operator norm. Third question is related to finding the norm on the Lebesgue square integrable functions. एक चीज याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आपका कोई भी है, whenever they are talking about the norm, फाइन, किसी भी क्वेश्चन में आपको बाउंडेड है, यहाँ पे सुप्रीमम नॉर्म की बात हो रही है, आपको सिर्फ एक ही लेक्चर मेरा काम आएगा, फाइन। और मेरा पर्पस इन तीनों क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस का एक ही है, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उसका रिएक्शन आपका चेंज करवाना उफ से वाव में, फाइन। वो कैसे लगेगा, वंस यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आप खुद कहोगे सर व्हाट एन अप्रोच, फाइन। सिमिलरली, हाउ यू कैन सॉल्व द बनार्क स्पेस प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस, हाउ यू कैन चेक अबाउट द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रॉब्लम्स आर देयर, फाइन। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको एक सिंगल वीडियो के बेस पे सॉल्व करूंगा, और दैट वीडियो कौन सी थी, मैंने आपको अपलोड करके दिखाई हुई पहले, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, फाइन। कोई भी क्वेश्चन देखिए, आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, फंक्शन एनालिसिस द पार्ट ऑफ द नॉर्म लीनियर स्पेस, फाइन। ये आपका पार्ट है ना फंक्शन एनालिसिस का, तो हर क्वेश्चन को मैं इसी से सॉल्व करता हूं आपका गेट 2026 की प्रॉब्लम का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। Now first question is your target is to define as a bounded 1-1 and so on. इसको मैं सीक्वेंस की फॉर्म में लिख ले रहा हूं, लेट्स से दिस इज माय टी ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स एन डिवाइडेड बाय एन, फाइन। किसी भी सीक्वेंस को एल नॉर्म इंफिनिटी पे डिफाइन करना है, इसको बाउंडेड कब कहते हो आप, अगर आपने ये किसी चीज का प्रूफ कर दिया, नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ द एक्स, यहां पे क्या आपका सुप्रीमम नॉर्म, फाइन। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया एंड के इज माई फाइनाइट, अगर आपका के फाइनाइट है, दैट इंप्लाइज द टी इज माई बाउंडेड, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्म लेके इसका, नॉर्म ऑफ टी विच इज इक्वल टू, यस एनीबडी, दैट विल बी द सुप्रीमम ऑफ, नॉर्म सुप्रीमम है ना आपके पास, सो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन divided by n is greater than equal to 1, and once n is greater than equal to 1, that number will be less than or equal to, फाइन। और सुप्रीमम नॉर्म किसके ऊपर डिफाइन है आपके पास, नॉर्म ऑफ द एक्स के ऊपर, फाइन। तो इसके क्या मिला, के आपको कितना मिल गया, देयरफॉर के इज इक्वल टू 1 विच इज माई फाइनाइट नंबर। तो अगर ये फाइनाइट है, यस टी इज माई बाउंडेड, फाइन। तो आपका सेकेंड ऑप्शन टी इज नॉट बाउंडेड कैंसिल हो गया आपका, फाइन। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या रहा है, 1-1, तो 1-1 प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा आपको, you can start from the tx is equal to 0 and check whether x is equal to 0 or not. अगर x 0 आ गया then it is a 1-1, otherwise not. चलिए t of x 0, that means xn over n is my 0. n can never be 0 because n start from the 1 to so on. That means each of the xn is my 0 for each n. फाइन। तो अगर हर n के लिए 0 है तो x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0, that implies x is equal to 0. yes it is my 1-1, लेकिन बी ऑप्शन, ए ऑप्शन कह रहा है नॉट 1-1, क्लियर। चलिए अब क्या कह रहा है आपको, इनवर्स निकालना, सो योर टारगेट इज टू फाइंड द टी इनवर्स, क्लियर। अब आप टी इनवर्स कैसे निकालोगे, मैं यहीं से डिफाइन कर दे रहा हूं आपको टी इनवर्स। तो टी इनवर्स क्या होगा, टी इनवर्स कोई नाम ले लेते हैं, लेट्स से y, फाइन, y इज इक्वल टू टी एक्स का नाम ले लेते हैं, तो टी इनवर्स विल बी x, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x विल बी n इंटू वाई एन। तो अब इसको बाउंडेड चेक करना है आपको, तो बाउंडेड फिर से यही वाली डेफिनेशन लगाते हैं, नॉर्म इज लेस देन ऑफ द के, फाइन, के मस्ट बी फाइनाइट, यही होना चाहिए ना। तो अप्लाई करते हैं सुप्रीमम नॉर्म की डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्म ऑफ टी सुप्रीमम ऑफ द n इंटू वाई एन, n इज माई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या आपको ये नंबर लेस देन ऑफ ये मिलेगा आपको,
यहाँ पे कितना आ जाएगा n, और इस n का सुप्रीमम कितना होगा? क्या ये फाइनाइट आएगा? इट्स नॉट ए फाइनाइट, इन्फिनिटी जाएगा ना आपके पास। फाइन, सो अगर ये आपको फाइनाइट नंबर नहीं मिला, इट्स नॉट ए फाइनाइट, दैट मीन्स टी इनवर्स इज नॉट बाउंडेड। तो अगर ये बाउंडेड नहीं है, डी ऑप्शन कैंसल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। x is the r cube norm and we all knows r cube is my Hilbert space. Fine, अगर आपका Hilbert space है then we can apply the Rees representation theorem. Fine, और आपको ऑपरेटर नॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्म ऑफ t। अगर मैं इसको मैट्रिक्स को इसको x को xyz है आपके पास। फाइन, इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ a। फाइन, सो दैट विल बी नॉर्म ऑफ a by using the Rees representation theorem. Make sure students, Rees representation theorem तभी लगती है जब यहाँ पे Hilbert space हो, लेकिन previous example L infinity is not Hilbert space. फाइन, तो अगर Hilbert space नहीं है तो Rees representation theorem नहीं लगेगी। इस केस में आपको बाउंडेड इस तरह से चेक करना होगा। चलिए अब इसका नॉर्म डिफाइन कर देते हैं। नॉर्म आपको क्या दिया हुआ है? दैट इज अ कॉलम सम। फाइन, एक्स वाई जेड कॉलम में आएगा इसका, तो दैट इज अ मॉडुलस सम। तो पहले कॉलम का मॉडुलस निकाल दो, 1 + 2। फाइन, यहाँ पे 1 से ज़्यादा वैल्यूज है, आई कैन यूज एस। बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक तरह से L1 नॉर्म ही तो हुआ ना ये। फाइन, तो आपका क्या होगा मैक्सिमम ऑफ द कॉलम वाइज मैक्सिमम कर दो एब्सोल्यूट सम लेके। सो 1 + 2 + 1 कॉमा, सेकेंड कॉलम का सम कर दो 1 + 2 + 3 कॉमा 3 प्लस -2 का मॉडुलस +2 +3। तो कितना आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ 4 6 8। तो मैक्सिमम विल बी 8 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए सिर्फ इतना ही लिखना है आपको एंड यू विल गेट द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल L2, अगेन यू कैन से दिस इज माई हिल्बर्ट स्पेस। फाइन, तो आप रीस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा सकते हो। फाइन, बिल्कुल लगा सकते हो। तो नॉर्म ऑफ टी कितना हो जाएगा आपका? लेकिन जब इस क्वेश्चन में अगर आप रीस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगाओगे, यहाँ पे एफ एक्स है। फाइन, रीस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में ऐसे करते हैं ना हम, इसको टी ऑफ एफ को कैसे लिखा जाएगा हम, एफ कोमा। फाइन, अब यहाँ पे एफ एक्स है, इसमें से एफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ढूंढ लो आप, कोफिशिएंट ऑफ द एफ एक्स। लेकिन यहाँ तो एक्स ही नहीं है, दिस द फंक्शन ऑफ द एफ ऑफ टी। तो इसका मतलब यहाँ पे रीस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर पाओगे आप। फाइन, अगर यहाँ पे मान लो एफ ऑफ एक्स होता, फाइन, तो आपका रीस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बन जाती है ये चीज, एफ और एफ एक्स का कोफिशिएंट कॉस ऑफ टी। लेकिन वो तो इस केस में नहीं है आपके पास। चलिए अगर नहीं है तो कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, L2 0 इन्फिनिटी का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, तो साइन एक्स ले ले, आप कोस एक्स भी ले सकते हो। फाइन, कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। सो बेटर है मैं एक साइन एक्स ले रहा हूं आपके लिए। फाइन, तो यहां पे फिल करते हैं, ये कितना हो गया साइन एक्स। फाइन, 0 to पाई, दिस द साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी। फाइन, साइन टी एंड कॉस टी ओवर द पीरियड 0 to पाई बाय यूजिंग द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बाय यूजिंग द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आंसर इज 0 प्लस cos x फ्रॉम 0 to पाई इसे साइन स्केयर। फाइन, और बाय यूजिंग द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी साइन स्केयर टी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, π/2। सो आई कैन राइट दिस नंबर इज π/2 cos x। फाइन, देखिए आपने साइन से स्टार्ट करा, अगर तो यहां पे साइन एक्स हो जाता फिर तो आप सीधा लिख देते ना नॉर्म ऑफ टी विल बी माई π/2। लेकिन अभी तो साइन ऑफ सेम नहीं ना बना साइन और साइन, तो फिर आप दूसरा भी ले लेते हैं, टी ऑफ कोस एक्स ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोस्केयर हो जाएगा ये पहली चीज। कोस्केयर की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, बाय यूजिंग द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इट्स π/2, और यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा। फाइन, तो आपका फाइनली क्या बन गया, टी ऑफ साइन इज π/2 कोस एंड टी ऑफ कोस इज π/2। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो अगर मैं टी स्केयर ऑफ साइन एक्स निकालूं कितना हो जाएगा ये, दैट मीन्स अगर मैं दोनों तरफ टी लगा लूं, so that is a π/2 is outside, t of sin is π/2 again,
दैट इज अ पाई स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स. फाइन. तो देखो साइन एक्स एंड साइन एक्स आर सेम. आई कैन राइट टी स्क्वायर विल बी pi square by 4 of the identity. So that means norm of t will be, divide कर दो इसको pi by 2. तो जैसे आपने यहाँ पे pi by 2 फिल करो, आंसर आपका कितना हो गया? 2 is the right answer of the problem. क्लियर? एक चीज याद रखो बच्चों, इस एग्जाम्पल में अगर आपके पास t ऑफ साइन एक्स, फाइन, मान लो आपके पास a ऑफ साइन एक्स ही बन जाता, यहाँ तो कोस एक्स बना ना आपका, तो आप सीधे लिख सकते थे ना नॉर्म ऑफ टी इज माई ए. फाइन. तो आपका जो भी आंसर बनता वो आंसर हो जाता. लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है ना, ये कोस के साथ कोस नहीं मिला आपको, तो इसलिए दोबारा से आपको नॉर्म लगाना पड़ा. ठीक है. क्या अभी तक आपका तीनों क्वेश्चन का रिएक्शन चेंज हुआ है? फाइन. यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? स्पेस ऑफ द कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन. क्लियर? P1, P2, P3, which of the following is my Banach space? Fine. Which of the following is my Banach space? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है आपका. फाइन. तो अगर आप इसको थोड़ी सी समझदारी से सॉल्व करो, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को देखिए. फाइन. एक्स कोमा P3 इज नॉट ए Banach स्पेस, X3 इज अ Banach स्पेस. इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई तो सही होगा ही ना, एक तो सही होना ही है. और ये क्वेश्चन आपका सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो डेफिनेटली ए और बी तो आपका फॉल्स होगा ही होगा. बिकॉज अगर आपका ये करेक्ट हो गया मान लो, तो बाकी ऑप्शन कैंसिल होने चाहिए, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो सही होना ही है ना आपका. फाइन. तो इसका मतलब ए और बी आपका पहले ही कैंसिल हो गया. क्लियर? लेकिन चलो इस तरह से नहीं सॉल्व करते. फाइन. लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में हो, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो, ए और बी पहले कैंसिल कर दो आप. क्लियर? चलिए मैं आपको वैसे बताता हूं क्यों कैंसिल हुआ. P1 आपका क्या है? सुप्रीमम ऑफ द मोड ऑफ एक्स, एंड P2 आपके पास है डेरिवेटिव, और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन चाहिए. बनाक स्पेस आपको प्रूफ करना है, तो इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना होगा? कंप्लीट भी दिखाना होगा और इनर प्रोडक्ट भी दिखाना होगा उसका, तभी तो बनेगा ना. और वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखाना होगा. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, जो P1 है वो सिंपल आपका कंटिन्यूसली फंक्शन के ऊपर बात हो रही है. फाइन. P2 किसके ऊपर बात हो रही है? सुप्रीमम ऑफ इट्स डेरिवेटिव. क्लियर? देखो सबसे पहले कोई भी एक कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लो आप, कोई भी. मैंने सबसे आसान क्या लिया? 1. फाइन. तो P2 क्या बन गया आपका? सुप्रीमम ऑफ 0 ओवर द डोमेन. फाइन. क्या ये आपका इनर प्रोडक्ट है? और कैन यू से दिस इज अ नॉर्म? ये नॉर्म ही नहीं बना, बिकॉज 0 सिंगल रह गया ना आपके पास, तो ये नॉर्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा आपके पास. फाइन. नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉर्म ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इफ एक्स इज नॉन जीरो. तो इसकी प्रॉपर्टी या ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी या अदर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं हुआ. इसका मतलब ये आपका नॉर्म ही नहीं है. तो अगर नॉर्म ही नहीं है तो ये बनाक स्पेस भी नहीं होगा. क्लियर? अब आप बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की भी. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास? एक्स, सिंपल एक्स चाहिए, डेरिवेटिव कुछ भी हो इसका, मतलब एक्स अगर आपका कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. फाइन. लेकिन P1 नॉर्म ऐसा कह रहा है, डेरिवेटिव के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है ना. अगर मैं एक फंक्शन ऐसा ले लूं आपका, फाइन, रूट ऑफ टी. फाइन. और सीक्वेंस की फॉर्म में लेना चाहते हो, एक्स ऑफ एन में टी डिफाइन कर दे रहा हूं, कुछ भी टी 0 1 में डिफाइन करना ना. फाइन. पावर 1/2. सो क्लियरली से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. फाइन. लेकिन जब आप इसका लिमिट्स लोगे, लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी? एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, रूट ऑफ टी, एंड क्लियरली से दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. फाइन. अगर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या ये इस कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा? नो, बिकॉज इसकी लिमिट पॉइंट जो आपका बिलोंग ही नहीं हुआ ना. फाइन. सो इसका जो लिमिट पॉइंट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर इसका कैपिटल एक्स में नहीं बिलोंग करा तो क्या मीनिंग हुआ? दैट मीन्स दैट इज माई नॉट कंप्लीट. तो अगर ये कंप्लीट नहीं है
दैट मीन्स इट इज नॉट ए बनाक स्पेस। फाइन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे सिर्फ कंडीशन किसके बारे में बताई है? एक्स के बारे में। अगर यहां पे डेरिवेटिव के साथ भी कंडीशन बोलते तो अलग बात होती। जैसे आप देखो थर्ड केस में क्या बोला है, P3 कैसा है आपके पास? P3 is the supremum of all those t in the 0,1 such that derivative and the function both are my continuous and differentiable. Both are continuous and differentiable. तो yes, तो ये आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, फाइन, और इसका नॉर्म भी डिफाइन हो जाएगा। तो जैसे ये नॉर्म एंड डिफाइन हुआ, यस इट इज माई बनाक स्पेस। तो थर्ड ऑप्शन इज ए कैंसल, फोर्थ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? कोई डाउट किसी को? सिर्फ आपको कंप्लीटनेस चेक करनी है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E1 एंड E2 आर द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। कोई भी एक एक्स की एग्जांपल ले लो आप, नॉर्म लीनियर स्पेस। कोई बता, इजीएस्ट एग्जांपल क्या होगी नॉर्म लीनियर स्पेस की? R2 ले लो, Rn ले लो, फाइन। सो ऑल दीज आर माई फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। आप कोई इनफाइनाइट डायमेंशन नॉर्म लीनियर स्पेस भी ले सकते हो। इन्होंने कहा तो नहीं ना कि फाइनाइट है कि नॉन इनफाइनाइट है, तो कोई भी आप ले सकते हो। उसके लिए क्या होगी आपकी L2 L इंफिनिटी, ये आपके पास क्या होगी, और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लो आप 0,1 से। ये सारी इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। क्लियर? अब आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कोई भी एग्जांपल ले लो आप। सबसे पहले देखते हैं E1 एंड E2 आर ओपन, द सम इज ऑल्सो द ओपन। वेरी सिंपल, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? यूनियन ऑफ E1 प्लस Y2, E2 का कोई एलिमेंट ले लेते हैं Y, फाइन। क्लियर? अब ये क्या आपके पास है? Y इज अ फिक्स नंबर, E1 इज माई ओपन, E1 is my open, that means E1 plus Y is also open. Why? क्यों ओपन है? तो ये तो आपने ट्रांसलेशन ही तो करा ना, उसके अंदर आपने शिफ्टिंग करा है, तो ट्रांसलेशन इज प्रिजर्वेंस, फाइन। ट्रांसलेशन इज प्रिजर्व इन दी ओपननेस, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपके पास ओपन है, फाइन। एंड द यूनियन ऑफ द ओपन इज माई ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो यस दिस इज अ ओपन, फाइन। तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन, अगेन कन्वेक्स सेट है आपके, E1 एंड E2 आर कन्वेक्स, सो यस डेफिनेटली द सम ऑफ द टू कन्वेक्स इज ऑल्सो द कन्वेक्स इन द नॉर्म लीनियर स्पेस। लुक एट द E1 एंड E2 आर क्लोज्ड, द सम इज ऑल्सो क्लोज्ड। लेकिन ये तो सिर्फ तभी होता है जब आपके पास फाइनाइट डायमेंशन हो, फाइन, ओनली फॉर द फाइनाइट डायमेंशन। लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशन है, देन इट इज नॉट क्लोज्ड, फाइन। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर मैं L2 नॉर्म ले लूं आपके लिए, देन इट इज नॉट ए ट्रू। E1 and E2 are my connected, then cross product is also connected. Yes, that's always true, because product of the connected set is connected. So yes, this is a correct statement. So the only right option is my C is the correct option of the problem. अगर यहाँ पे ये डिफाइन कर देते ना कि R2 है, जब फाइनाइट डायमेंशन, यहाँ पे एक फाइनाइट डायमेंशन भी वर्ड लगा देते, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, फाइन। तो E1 प्लस E2 इज अ क्लोज इज ओनली इन द फाइनाइट डायमेंशन स्पेस, नॉट फॉर द ऑल ऑफ D1। क्लियर? तो आप देखो इससे सारे क्वेश्चंस कितने आसानी से, आसान तरीके से सॉल्व करें हैं। सिर्फ आपको एक लेक्चर काम वेरी वेरी बेनिफिशियल है। आप इस लेक्चर को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, you must go it and try to learn how you can solve the norm of the operators, क्योंकि अभी तो आपको आगे भी एग्जाम देने ना। क्लियर? तो आप इस लेक्चर को देखिए एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी फील एनी क्वेरी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Happy learning students. Thanks for the watching.